आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल के रिश्तों में पड़ी दरार। यूएस के जरिए ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले से रोकने पर बौखलाया नेतन्याहू। वक्फ पर AIM-PLB ने बनाया बत्ती गुल प्लान। ओवैसी बोले हम सिर नहीं झुकाएंगे, लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उठी मगरिबी बंगाल में लगे सदर शासन लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पर लग रहे कार्यपालिका में तजावुजात के इल्जाम। वक्फ के बाद बीजेपी UCC लाने की तैयारी में। बीजेपी ने वीडियो जारी कर वाजे किया कि अब UCC की बारी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन। निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए तौहीन कार्रवाई, खत लिखकर अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी। अमेरिकी नायब सदर JD वांस का दिल्ली में जोरदार इस्तकबाल। अक्षरधाम घूमने के बाद वजीर आजम मोदी से की मुलाकात। मुस्तफाबाद में इमारत ढहने के एक दिन बाद बड़ी कार्रवाई। MCD ने ऊंची इमारतों पर की कार्रवाई शुरू। दिल्ली वालों को रहने चलने का बदलना होगा ढंग। 15 मई से हुकूमत लागू करेगी नए कानून। बारिश और बादल फटने से हुकूमत ने उठाए जरूरी कदम। कश्मीर में 21 अप्रैल को सभी स्कूल रहेंगे बंद। और 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का इंतकाल। PM मोदी ने पॉप को पेश किया खराज अकीदत। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के चौंका देने वाले खुलासे ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल अगर कुछ दिनों पहले की हम बात करें तो कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के इजरायली अपने प्लान को रोक लगा दी है और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की बजाय बातचीत को तरजीह दी थी। और अभी हाल ही में ईरान अमेरिका के बीच हुई दूसरी राउंड की बातचीत की अगर हम बात करें तो ये कामयाब रही है, जिसके बाद इजरायली मीडिया और एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि ईरान की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में अब बड़ी दरार आ गई है, जिसका सीधा फायदा ईरान को होने वाली इम्कानात नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही ईरान की तरफ सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी इजराइल को हुई थी, जो एक लंबे वक्त से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह और बर्बाद करने के बड़े बड़े प्लान्स तैयार कर रहा था। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के दबदबे और ईरानी प्रॉक्सीज से हमले झेलते हुए अमेरिका को भी लगने लगा है कि ईरान से सीधा पंगा लेना शायद उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को तरजीह देना ज्यादा जरूरी समझा। बीते हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये हुई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि इजराइल ने मई के महीने में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन हाल ही के हफ्तों में सदर ट्रंप ने तेहरान के साथ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए समझौता करने के हक में इजराइल के प्लान को टाल दिया। ट्रंप ने यह फैसला कई महीनों की अंदरूनी बहस के बाद लिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि फिलहाल ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की बजाय बातचीत के रास्ते को चुना है। अपने पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने ओबामा इंतजामिया के जरिए ईरान न्यूक्लियर समझौते को तोड़ दिया था, लेकिन अपने दूसरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट में एक और जंग में फंसने से बचने के लिए उन्होंने तेहरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है और उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते के लिए कुछ महीनों की मोहलत भी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए लिए गए इस फैसले से मुबैना तौर पर इजराइल और अमेरिका के बीच की दरार को और बढ़ा दिया है। इजराइल जो मई में ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के मूड में था, उसके प्लान पर ट्रंप ने पानी फेर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखला उठा। उधर ईरान और अमेरिका के बीच लगातार दूसरी बार भी न्यूक्लियर टॉक्स कामयाब रही, जिसके बाद नेतन्याहू और ज्यादा टेंशन में आ गया है। इजरायली वेबसाइट INSS के मुताबिक अमेरिका इजराइल के बीच इस गहराती हुई दरार को देखते हुए इजरायली अफसरान, मीडिया और बड़े बड़े इजरायली दानिश्वर ये दावे कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं और ईरान के सामने पूरी तरह झुक गया है। ट्रंप ईरान को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं और उनके तेवर ईरान के लिए बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिक हुई रिपोर्ट पर ईरान ने किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। इजरायली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तेहरान की चुप्पी ये इशारा करती है कि वो अमेरिका इजराइल के बीच आई दरार से खुश है, क्योंकि इसका फायदा कहीं न कहीं ईरान को जरूर पहुंचेगा। INSS में थिंक टैंक और इजराइल ईरानी एक्सपर्ट बेनी सब्ती कहते हैं कि अमेरिका इजराइल के बीच आई दरार को ईरान एक स्ट्रैटेजिक जीत के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि तेहरान अब ट्रंप के तहत ज्यादा कॉन्फिडेंट और कम दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि वो मिनिमम न्यूक्लियर रियायतों के साथ आगे बढ़ सकता है।
पार्लियामेंट से पास हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों से मुखालिफ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वक्फ को लेकर हैदराबाद में इतवार की रात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महासभा का प्रोग्राम रखा, जिसे AIM-IM का सपोर्ट मिला और वक्फ को लेकर बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया। इस ऐलान में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2025 को ब्लैकआउट मुखालिफत प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। हैदराबाद में AIM-IM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जनसभा में बत्ती गुल मुखालिफत प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, BRS, YSR, कांग्रेस पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़कम DMK समेत कई पार्टियों के सदस्य और हजारों लोग शामिल हुए। हैदराबाद के MP और AIM-IM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तहरीक उन ताकतों के खिलाफ है जो हमें खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाली ये ताकतें धराशायी हो जाएंगी, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। जब मैंने पार्लियामेंट में कानून फाड़ा तो मैंने ऐसा दूसरे मजहबों के उन सभी भाइयों और बहनों की ओर से भी किया जो इसी तरह के जालिमाना कानूनों के सताए हुए हैं। साथ ही कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई अब पूरे मुल्क के हर कोने से लड़ी जाएगी। 25 मई को हैदराबाद में दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक ह्यूमन चेन बनाकर मुखालिफत प्रोटेस्ट किया जाएगा और 1 जून को धरना दिया जाएगा। मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है। राजस्थान में अजमेर दरगाह शरीफ के खुद्दाम ख्वाजा की दोनों एसोसिएशन को अब अपने खाते CAG के सामने पेश करने होंगे। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से इजाजत मिलने के बाद मरकजी हुकूमत ने ऑडिट की इजाजत देते हुए हुक्म जारी कर दिए। अक़लियती मामलों की वजारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाई कोर्ट को सदर हिंद की मंजूरी के बाद में इत्तला दी। अदालत के हुक्म पर इसकी एक कॉपी एसोसिएशन के वकील आशीष कुमार को दे दी गई है। इसके बाद एसोसिएशन अब नई एप्लीकेशन दायर कर सकता है। अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने बताया कि उन्हें भी कैग के आने की इत्तला मिली है। अगर उनसे कोई दस्तावेज मांगा जाता है तो उन्हें फराहम करा दिया जाएगा। सरवर चिश्ती ने दावा किया कि सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। काबिले जिक्र है कि अक़लियती कामों की वजारत ने 15 मार्च 2024 को दफा 20C के तहत एसोसिएशनों को नोटिस जारी कर विदेशी पैसा और दान यानी इनकम का हिसाब मांगा था। नोटिस में पैसे के गलत इस्तेमाल के इल्जामों के बाद एसोसिएशन ने 23 मई 2024 को इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी। यूपी के पीलीभीत में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। सदर कोतवाली इलाके की मस्जिद को इंतजामिया की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिसका 1 मई तक जवाब देने का वक्त दिया गया। बता दें कि दिए गए नोटिस के मुताबिक सभी दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस मिलने के बाद से लोगों ने मस्जिद में ताला डाल दिया और नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया। पीलीभीत की सदर कोतवाली इलाके की एक मस्जिद को बुलडोजर एक्शन का नोटिस जिला इंतजामिया ने दिया है। जवाब दाखिल के लिए 1 मई तक का वक्त भी दिया गया है। एक दिन पहले जुमे के दिन पुलिस ने नमाज को भी रोक दिया था, जिसके बाद डर के चलते आसपास के लोगों ने मस्जिद में ताला लगा दिया और अब मस्जिद में कोई भी नमाज अदा नहीं की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर का कहना है कि नक्शे को लेकर मस्जिद गरीब नवाज के मुतावली शाहिद मलिक को धारा 10 का नोटिस तामील कराया गया है, क्योंकि खबर मिली है कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं है। फिलहाल नोटिस मिलने के बाद मस्जिद के मुतावली जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 8 साल पहले मस्जिद को बनाया गया था, तभी से 5 टाइम की नमाज इसी मस्जिद में हो रही है। भारत के साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ऑम्बुड्समैन के हुक्म पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड से उनका नाम हटाने पर नाराजगी जाहिर की।
स्टेडियम के ऊपर स्टैंड पर ऑम्बुड्समैन के हुक्म पर भारत सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम की पट्टी हटा दी गई। उन्होंने इस मामले पर कहा कि ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्रिकेट खेला। अब ऐसे लोग खेल की कमान संभाल रहे हैं जिन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं। ये खेल की पूरी तरह से तौहीन है। साबिक बैट्समैन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वे इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से इस मामले में दखल पर कार्रवाई करने की अपील की। अजहरुद्दीन ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद से पास बंटवारे को लेकर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से तनाजा हुआ था, जो यहाँ की अफरा तफरी और इख्तिलाफत को दिखाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दावा किया कि जो कुछ हो रहा है वो समझ से परे है और इंसानी तौर पर इससे मैं काफी दुखी हूँ। मगरिबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी तशद्दुद और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच मगरिबी बंगाल में सदर शासन की मांग वाली दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम पर कार्यपालिका में तजावुजात करने के इल्जाम लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सदर को मैंडेट जारी करें। बता दें कि इस दरख्वास्त पर सुनवाई की मांग वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। विष्णु ने कहा कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की फौरी तैनाती की जरूरत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दाखिल 2 दरख्वास्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तबसीरे बहस का मौजू बन गए हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए सदर को मैंडेट जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में तजावुजात करने के इल्जाम लग रहे हैं। विष्णु ने कहा कि दरख्वास्त में एक एप्लीकेशन दाखिल करने की मंजूरी है। दूसरी याचिका वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर की गई दरख्वास्त के जरिए मुर्शिदाबाद तशद्दुद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के गठन की मांग की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वहां पर तशद्दुद भड़क उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मोदी हुकूमत के तीसरे दौरे हुकूमत में लिए गए तमाम फैसलों के बारे में बताते हुए बीजेपी ने इशारे दिए हैं कि अब UCC की बारी है। बीजेपी ने X पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि अभी तो सफर शुरू हुआ है। बीजेपी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए बीजेपी ने साफ बताया है कि अब UCC की बारी है। वीडियो में बीजेपी ने मोदी सरकार के तीसरे दौरे हुकूमत के फैसलों और कामयाबियों के बारे में बताया है। इसमें MP से वक्फ बिल का पास होना, अमेरिका से 26/11 के मुल्जिम तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना, जमीनी मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ दीगर शामिल हैं। पोस्ट में बीजेपी ने बताया है कि अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। वीडियो में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट, मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी और वक्फ तरमीमी कानून का बनना दिखाया गया है। वीडियो में आखिरी में बताया गया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। लिखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो से साफ है कि अब बीजेपी UCC ला सकती है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कुछ समय पहले इसे अपने सूबे में लागू भी कर चुकी है। वीडियो में कैप्शन लिखा गया, मोदी 3.0 के बड़े फैसले, यात्रा तो अभी शुरू हुई है। यूपी में असेंबली इंतखाबात साल 2027 में होना है। इस इंतखाबात में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन यूपी के साबिक CM और सपा चेयरमैन अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2027 के इंतखाबात में सपा और कांग्रेस साथ साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने 2 साल बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में ऑपोजिशन इंडिया इत्तेहाद जारी रखेगा। इसका मतलब कि यूपी में सपा और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात साल 2027 में होने हैं, लेकिन यूपी के साबिक CM और सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2027 के इंतखाबात में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो वक्फ कानून के जरिए माफिया की तरह जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी वक्फ कानून लेकर आई है ताकि वो जमीन छीन सके। जहां भी उन्हें जमीन दिखती है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने बीजेपी को भू माफिया पार्टी करार दिया। RSS चीफ मोहन भागवत ने समाजी इत्तेहाद पर जोर देते हुए सभी लोगों से एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान घाट अपनाने को कहा। मोहन भागवत ने हिंदू बिरादरी से जात पात की तफरीक खत्म करने और सामाजिक हम आहंगी को बढ़ावा देने के लिए अपील की, जिसमें सभी लोगों के मंदिर, जल और शमशान घाट मौजूद हो। वहीं भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने भागवत के बयान को हिंदू बिरादरी के बीच विभाजन पैदा करने वाला बताया। भागवत ने त्योहारों को एक साथ मनाने की अपील की है। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया। पार्टी ने इसे RSS और बीजेपी की तकसीम करने की साजिश का हिस्सा बताया। कांग्रेस चेयरमैन खड़गे ने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी और RSS का मकसद 2 बिरादरी के बीच जहर घोलना और उनको एक दूसरे से अलग करने की साजिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी RSS गरीबों और कमजोर लोगों के खिलाफ
काम कर रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ तौहीन अदालत की मांग करते हुए एक अर्जी अटॉर्नी जनरल को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए इजाजत की मांग की है। कानून के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15B के तहत किसी भी शख्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी इजाजत देते हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने शनिचर को अपने पार्लियामेंट के मेंबरान निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के जरिए हाईकोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से खुद को अलग किया। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने इस बयानात को पार्लियामेंट मेंबरात के निजी राय बताकर खारिज कर दिया। नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा का उसके पार्लियामेंट मेंबरान निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की अदालत और चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये उनके ज्यादती ख्यालात हैं, लेकिन भाजपा ना तो ऐसे बयानात से मुतकिफ करती है और ना ही ऐसे मुतनाज़ा बयानात की हिमायत करती है। भाजपा इसे पूरी तरह से खारिज करती है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस अपने 4 दिन के भारत दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी हिंदुस्तानी मूल की एहलिया उषा वांस और 3 बच्चे भी आए हैं। वेंस का प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस और उनके खानदान का इस्तकबाल किया। पालम एयरपोर्ट पर वेंस का इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद जेडी वेंस की मुलाकात वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई। ये एक 2 तरफा मुलाकात होगी। इससे पहले वो अपने खानदान के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे मियाद की हलफ लेने के बाद मुश्किल से 4 महीने बाद ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंतजामिया के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। अक्षरधाम घूमने के बाद वेंस ने मंदिर के डिजाइन की तारीफ भी की। दिल्ली एमसीडी ने इतवार को अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हद से ज्यादा गैर कानूनी ऊंची इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है और दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढहने के हादसे के बाद लापरवाही और मुआयने के लिए कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई थी। शनिचर के हादसे पर लोगों के गुस्से के बाद जवाब में, जिसमें हिफाजती उसूलों को उजागर किया गया था, शहरी इदारे ने ऐलान किया कि वो आगे के खतरे को रोकने के लिए पहले से ही इन हदाम के लिए निशान किए गए एक और इमारत को गिरा देगा। इलाके में इसी तरह की खतरनाक इमारतों की पहचान करने का और उन्हें सील करने के लिए मुआयना शुरू किया गया है, जिसमें अब तक 15 इमारतों की निशानदेही की गई है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है जो मार्च 2019 से अगस्त 2021 के बीच इलाके में काम कर चुका है और पहले भी तादीबी कार्रवाई का सामना कर चुका है। 3 दूसरे अफसरान को भी हटा दिया गया है। नवंबर 2024 से तैनात एक और जूनियर इंजीनियर का तबादला कर दिया गया और मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए उसे वजह बताओ नोटिस जारी किया गया। शहरी इदारे ने एक बयान में कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है। इसने ये भी साफ किया कि नेहरू विहार और दूसरी घनी आबादी वाले इलाकों में भी मुआयना जारी रहेगा। साथ ही 5 या उससे ज्यादा इन इमारतों पर ध्यान मरकूज किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत आलूदगी को कम करने के लिए कई नए कानून लागू करने जा रही है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर भी नकेल कसी जाएगी। वहीं मांस की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ भी एक्शन होगा। दिल्ली में आलूदगी कम करने के लिए हुकूमत ने कई नए कानून बनाने का फैसला किया है। ये नए कानून 15 मई से लागू होंगे। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। 500 गज से ज्यादा के प्लॉट पर तामीर करते वक्त एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। ये डिवाइस सीधे हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा। जैसे ही आलूदगी का लेवल ऊपर जाएगा, बिल्डर को वार्निंग दी जाएगी। 6 मंजिला या उससे बड़ी इमारत पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा। मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफ्तरों और अन्य गैर रिहायशी इमारतों पर यह नियम लागू होगा। साथ ही सड़क पर चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में आते ही अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। तयशुदा वक्त से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को वापस लौटना होगा। वापस नहीं जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, ओले और बादल फटने से आई बाढ़ में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के सैरी बागान इलाके में इस कुदरती आफत के चलते घरों में मलबा भर गया है। 200 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मौसम को देखते हुए घाटी के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इसके जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इतवार को जारी हुक्म में बताया था कि भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए घाटी के सभी स्कूलों में पीर 21 अप्रैल को क्लास बंद रहेगी। वजीर तालीम सकीना इत्तो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताते हुए कहा, लगातार बिगड़ते मौसम और महकमा मौसमियात के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए एहतियातन फैसला लिया गया है कि 21 अप्रैल को घाटी के सभी स्कूलों में 1 दिन की क्लासेस बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह कदम तलबा और टीचरों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके साथ ही रामबन में 2 घंटे के अंदर ही 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई।
महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक आज भी बारिश का अलर्ट है। कल जम्मू के रामबन के धर्मकुंड में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी। अचानक बाढ़ आने से इस कुदरती आफत में 3 की मौत हो गई और सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां मलबे में दब गई। इसके चलते सैकड़ों मुसाफिर, ट्रक और बसें रास्ते में फंसी हुई हैं। पूरे इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को भारी नुकसान हुआ है। जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं और जिस तरह से दिन को सब ठीक लग रहा था कि अब मौसम ठीक हो जाएगा और हमारा रेस्टोरेशन वर्क जो है काफ़ी प्रोग्रेस पड़ेगा और शाम तक हम कई जगहों पे हम क्लियरेंस भी कर चुके थे, लेकिन अभी आप सामने देख रहे हैं बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, तो हमारा रेस्टोरेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है सुबह तक हम कुछ अगर मौसम ठीक रहा तो इस वर्क को दोबारा से तेज़ी लाएंगे। देखिए, नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा इशू है रामबन टू रामसू। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफ़िकल्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आ रही है। अगर मौसम साफ़ होता तो इस वक्त रात को भी हम इसमें काम पे लगा के कुछ न कुछ रेस्टोरेशन वर्क करते। इसलिए अभी ये काम मुझे लगता है बारिश क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट, सुबह से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो हुआ था अभी किस हद तक, कितनी देर तक बारिश होती है और कितना डैमेज होता है, वो तो अब सुबह ही हो पाएगा। आज पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गहरा अफसोस जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना अफसोस जाहिर किया और पोप फ्रांसिस के साथ अपनी कुछ यादगार तस्वीरें भी शेयर की। वजीर आजम मोदी ने पोप फ्रांसिस की कामयाबी का जिक्र करते हुए लिखा कि वो हमदर्दी, मिजाज और खिदमत का जज्बे की अलामत थे। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ पर दिया था। वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा, पोप फ्रांसिस के जाने से मुझे बहुत गम है। इस मुश्किल के वक्त में मैं दुनिया भर के कैथोलिक बिरादरी के लिए अपनी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। पोप फ्रांसिस को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हमदर्दी, सादगी और ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए याद रखेंगे। वो बचपन से ही यीशु मसीह के रास्ते पर चले और ज़रूरतमंदों की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।